गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सही होंगे। आइए देखते हैं। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हिंदी की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 52। ठीक है। तिथि है 6 नवंबर 2020। तो ये आपकी अब 52वीं वर्कशीट है हिंदी की। ठीक है बेटा। और जो इस वर्कशीट में जो विषय है मतलब विषय है हिंदी और उपविषय है लखनवी अंदाज पुनरावृत्ति कार्य। बेटा ये वर्कशीट आप पहले भी कर चुके हो इस पाठ की लखनवी अंदाज की, लेकिन अब आपका कोर्स ऑलमोस्ट हो गया है, तो अब सारी वर्कशीट पुनरावृत्ति कार्य की ही आएगी। आइए देखते हैं इस वर्कशीट के अंदर क्या है। ठीक है बेटा। संदर्भ पाठ 12 हिंदी का पाठ 12 है ये क्षितिज के अंदर। पुनरावृत्ति कार्य है लखनवी अंदाज यशपाल, यानी यशपाल जी ने इस जो पाठ को लिखा है जिसका नाम है लखनवी अंदाज, और क्षितिज की पाठ्य पुस्तक में से ये लिया गया है। ठीक है बेटा। आइए आगे देखते क्या है। निम्नलिखित अंश को ध्यान पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अब पूरा पाठ ना देकर देकर एक अंश दिया गया है और इस अंश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आइए देखते हैं इस अंश के अंदर क्या है। इसको कर देते हैं। तो क्या है इस अंश के अंदर? व्यंग्य साहित्य की विधा प्रकार है। जो व्यंग्य है, साहित्य क्या होता है? जो हिंदी विषय है उसके अंदर जितने भी कहानियाँ, निबंध, लेखन, ठीक है बेटा, पत्र भी हो गया, जितने भी कई चीज़ें हो, यात्रा संस्मरण हो गया, ये सारी साहित्य की विधा है। तो उनमें से व्यंग्य भी एक साहित्य की विधा है। ठीक है बेटा। जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती है। इस विधा के अंदर हास्यपूर्ण भाव में जो महत्वपूर्ण बातें समाज की है वो बता दी जाती है। ठीक है। और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता, यानी हास्य भाव के अंदर ही सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी जाती है, और जिससे जो सामने वाला है, जो मतलब श्रोता है, ठीक है, उसको बुरा भी नहीं लगता। और ये चीज़ें हम अपने यार दोस्तों के साथ भी करते हैं। कई बार बातें, इम्पोर्टेंट बातें जो होती है वो हंसी मजाक में भी अपने दोस्तों को कह देते हैं। तो एक प्रकार से वो भी एक व्यंग्य ही हो गया। ठीक है। आइए और आगे देखते क्या है इसके अंदर। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है, यानी यशपाल जी ने लिखा है ये, और एक ये व्यंग्य है। प्रस्तुत व्यंग्य पाठ में पतनशील सामंती समाज जमींदार वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि अब पतनशील सामंती समाज का यहाँ पे जमींदार का, आजकल जमींदार प्रथा बहुत कम रह गई है इंडिया में, तो उनका पतनशील सामंती समाज कहा गया है। मतलब उनका पतन हो रहा है। और पतन क्यों हो रहा है? कि ये लोग बनावटी जीवन जीते हैं। ये लोग बनावटी जीवन जीते हैं। आइए और आगे क्या देखते हैं इसमें क्या है। ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है, यानी जो रियलिटी होती है उससे बहुत ही दूर रहते हैं ये, और एक बनावटी जीवन जीते हैं। हमें ऐसा लगता है अरे वाह क्या बात है, ये लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। ठीक है। और बनावटी जीवन हो सकता है इनका। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। हालांकि वो जमींदार तो नहीं कहा जा सकता। अभी 4-5 महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था। ये बहुत ही बुरी खबर थी। उसके पास इतने करोड़ों रुपए थे, फिर भी उसने सुसाइड कर लिया। और हम पर्दे पे देखते हैं अरे वाह ये तो हीरो है, ये ऐसा होगा, लेकिन अंदर से सारे खोखले होते हैं बेटा। ये बस सबसे बनावटी जीवन जीते हैं। ठीक है। आगे आगे देखते क्या है इसमें। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। अब परजीवी संस्कृति का मतलब क्या? परजीवी होता है बेटा पैरासाइट। साइंस के अंदर एक वर्ड है पैरासाइट, परजीवी, जिसे परजीवी कहा जाता है, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ये जो समाज है दूसरों पर निर्भर होता है, बस सिर्फ बनावटी जीवन जीता है। जैसे कि एग्जाम्पल एक लगा लो, परजीवी का मतलब मच्छर भी हो गया, वो दूसरों के खून पर जीता है। खून नहीं मिलेगा बेचारा, वो मर जाएगा। तो एक प्रकार से परजीवी उन्हें ही कहा जाता है जो दूसरों की ज़िंदगी पर निर्भर रहते हैं दूसरे। ठीक है बेटा। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया जो रेलगाड़ी में यात्रा करते समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं। तो इस पाठ के अंदर लेखक ने एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं। तो ये रेलगाड़ी में यात्रा करने वाला ये नवाब हो गया। ठीक है। और ये होगा हमारा लेखक जिसने लिखा है। को लेखक कौन था? यशपाल जी। ठीक है।
और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। अब ये इनसे खीरा खाने के लिए पूछ रहा है। लेखक के मना करने पर उसे खीरे को धोते हैं, पोंछते, करीने से काटते और फिर जीरा, मिला नमक और मिर्च छिड़कते हैं। अब लेखक ने मना कर दिया तो वो क्या करते हैं, खीरे को पोंछते हैं, काटते हैं, धोते हैं, फिर नमक और मिर्च छिड़कते हैं। लेखक ये सोच रहा होगा भाई उसने मना कर दिया तो शायद नवाब खुद ही खाएगा ये, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है देखते हैं। और पुनः लेखक से, एक मिनट बेटा, पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते लेखक पहले इनकार की जनक संकोच और मुंह में पानी आने के बावजूद भी मना कर देते हैं। अब वो दोबारा लेखक से पूछते हैं कि आप खीरा खाना पसंद करोगे, तो लेखक ने संकोच के कारण पहली बार नहीं मना कर दिया था, इसलिए वो अगली बार उसे दोबारा मना कर देते हैं। ठीक है। नवाब साहब खीरे के फाकों को उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं, नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अब जो नवाब साहब है, जब लेखक मना कर देता है तो उसके जो खीरे की जो फाक उसने काटी होती है उसको मुंह के पास ले जाता है, सूंघता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। यही एक बनावटी जीवन है जो इस पाठ में लेखक ने अंदाज द्वारा लेखक ने बताने की कोशिश की है। आइए देखते हैं इसके जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यंग्य विधा की क्या विशेषता होती है। तो व्यंग्य विधा की विशेषता मैंने आपको पहले बताया था कि इसका आंसर आएगा हास्य भाव से महत्वपूर्ण बातें क्या दी जाती है, यानी हंस। बस इतना ही तो लिखना है बेटा, आपको पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका उतना ही उत्तर लिखना होता है। ठीक है। अब जिससे ना कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, ना ही टीचर का टाइम वेस्ट हो। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। परजीवी संस्कृति रेखा का आशय क्या है। परजीवी संस्कृति का आशय उस वर्ग से है जो मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मतलब जो ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। ठीक है। इन्हें ही परजीवी संस्कृति कहा गया है। ठीक है बेटा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दिखावे की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे। दिखावे की प्रवृत्ति का मतलब जो लोग दिखावा करते हैं और लेकिन वह वास्तविकता से बेखबर होते हैं। इसका भी आंसर यही लिख सकते हो आप। वे वर्ग जो वास्तविकता से बेखबर होते हैं और बनावटी जीवन शैली का अनुसरण करते हैं, उन्हीं को दिखावे की प्रवृत्ति कहते हैं। इसके अंदर दिखावे की प्रवृत्ति नवाब साहब ने की है। ठीक है बेटा। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक खीरा लेने से मना क्यों कर देते हैं। तो बेटा इसका आंसर क्या था। लेखक ने जो स्टार्टिंग में संकोचवश मतलब कई बार हम क्या कहते हैं, संकोच के कारण कुछ खाने पीने से मना कर देते हैं, लेकिन हमारे मन में इच्छा होती है कि यार हमें खा लेना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा कि संकोचवश। ठीक है, संकोचवश लेखक ने खाने से मना कर दिया, इसलिए उन्हें खीरा लेने से मना कर दिया। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। गतिविधि, यदि आप लेखक की जगह होते तो क्या करते हैं, अपनी कल्पना से लिखिए। एक्टिविटी है ये, मतलब इसका उत्तर आपको स्वयं करना है। ठीक है। अगर सपोज करो मैं ही लेखक की जगह होता तो मैं तो खीरा खा लेता, क्योंकि मैं क्या संकोच करूं। लेकिन कई बार हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार रेल में यात्रा करते समय कई बार लोग धोखाधड़ी भी करते हैं, आपको कुछ खिला देते हैं नशे का, जिसे खाने के बावजूद आप बेहोश हो जाते हैं और आपको लुटा जा सकता है। ठीक है। ये थे आपके प्रश्न। और ये देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश जो सरकार हमें बार बार सचेत करती रहती है। क्या है, कोविड के बारे में संदेश है ये कि आपको पता है इस समय अनलॉक हो चुकी है पूरी दिल्ली, और दिल्ली में अनलॉक होने के बावजूद कोरोना के केस 6800 आ चुके हैं। ठीक है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, वैक्सीन तो उसके बेटा अभी तक कोई आए नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस जो मास्क है वही आपके लिए वैक्सीन है, और जो हाथ धोना है यही आपके काम आएगा। तो जब भी कभी बाहर जाए तो मास्क लगा कर जाए और अपने हाथों को साबुन और पानी से जरूर धोए। आशा करता हूँ ये संदेश भी आपको समझ में आ गया होगा, और जो वीडियो है, जो वर्कशीट है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो कोई भी किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।